नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हैं आप? आज मुझे आपसे बात करते हुए एक कथा याद आ रही है, समुद्र मंथन की। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र मंथन की कथा का आज के अंक से क्या वास्ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब समुद्र मंथन हुआ था, इसकी कथा हम सभी बार बार अलग अलग अवसरों पर लोगों से सुनते आ रहे हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से निकले थे भगवान धन्वंतरी एक कलश लेकर, और हम सभी जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। आयुर्वेद की बात आज हम करने जा रहे हैं। हम सभी ने कोरोना काल में बहुत सारा अलग अलग तरह का काढ़ा बना के पिया और हम वापस लौटे अपने प्राचीन भारतीय सभ्यता की ओर, संस्कृति की ओर, आयुर्वेद की ओर। जी हाँ, हमारी अपनी चीज़ें ही हमें बचाकर बहुत हद तक लेकर आई हैं उस महामारी से। तो आयुर्वेद को लेकर हम आज बातचीत करेंगे रक्तचाप के बारे में। उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, कारण, बचाव और उपचार आयुर्वेद के ही दृष्टिकोण से। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में खास तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर रॉय। तो मैम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमारे दर्शकों को बता रही थी कि हमारे साथ डॉक्टर पुष्पा रॉय मौजूद हैं, जो कि आयुर्वेद पर बहुत सारा काम करती रही हैं, लोगों को पढ़ाती रही हैं, सिखाती रही हैं, और आज इस लाइव शो में हमारे साथ हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने एक क्लास तो ले ही ली लोगों को आयुर्वेद के बारे में, फिर से याद दिला दिया कि हमें अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता की ओर लौटना है। तो अब आप और अच्छी तरह से समझा पाएंगे कि हमें क्यों लौटना है और कैसे वो बहुत प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है और उससे हम बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रक्तचाप पर, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप। तो मैम, हम सीधे शुरुआत करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर रक्तचाप की समस्या क्या है। हम अक्सर सुनते हैं हाई बीपी, लो बीपी, और लोग उससे परेशान होते हैं और आगे जाके वो अलग अलग तरह की बड़ी समस्याओं से कनेक्ट हो जाता है। तो क्या होता है? जी, रक्तचाप यदि देखा जाए तो हृदय जब हमारे पूरे शरीर को रक्त पहुंचाता है, तो जब हृदय धड़कता है तो पूरे शरीर को, हमारे अंगों को, सभी अंगों को रक्त के साथ साथ जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड ग्लूकोज है, वो सब चीज़ें पहुंचाता है। तो जब वो हृदय जब पहली बार पंप करता है तो वो एक ब्लड प्रेशर जो होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जब दोबारा वही रक्त वापस हृदय में आता है तो वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो इसकी एक वैल्यू होती है 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक 80 mmHg। मुझे लगता है हमारे दर्शक इस बारे में जानते होंगे कि 120 और 80 होना सामान्य रक्तचाप। आमतौर पर हर घर में कभी न कभी रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को चेक करवाने की ज़रूरत महसूस की जाती है और लोग जानते हैं। पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर रक्तचाप का बढ़ना या कम होना क्यों होता है? हाँ, रक्तचाप बहुत सारी बीमारियों के कारण भी बढ़ता है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण बढ़ता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट है किसी का, और प्राइमरी हाइपरटेंशन देखा जाए तो जनरली बॉडी वेट के कारण होता है, स्ट्रेस के कारण होता है, सॉल्ट इनटेक किसी का ज़्यादा है उसके कारण होता है, और सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन होता है वो किसी प्रकार की व्याधि है शरीर में पहले से ही, किडनी की कोई बीमारी है तो भी हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है तो भी हाइपरटेंशन हो सकता है। यानी एक समस्या के साथ दूसरी समस्या जुड़ जाती है, इसलिए हमें उस तरह की समस्या आने ही नहीं देनी चाहिए। उच्च रक्तचाप पर ही बात करेंगे। मोटापे को या वजन बढ़ने को मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी, बहुत आम सी समस्या है। टीनेजर्स जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो क्यों बढ़ता है, किस तरह से कंट्रोल करें और उससे उच्च रक्तचाप किस तरह बढ़ेगा? क्या करना चाहिए उन बच्चों को, उन युवाओं को या महिलाओं को भी? वजन यदि किसी का 10 किलो भी वजन कम किया, जिसका एक्चुअल हाई वेट है, जिनका BMI 25 से ज़्यादा है, वो रिस्क पे हैं। वो जो भी बच्चे हैं 10 साल की उम्र से लेके अभी जितने हाई एज 80 इयर्स तक, सभी को भी उच्च रक्तचाप की समस्या देखी गई है। तो जिनका भी वजन बहुत ज़्यादा अपनी एज के हिसाब से और बॉडी की हाइट के हिसाब से यदि उनका वजन ज़्यादा है तो उन्हें यदि 10 किलो भी वजन कम करते हैं या 5 किलो कम करते हैं तो हर एक
केजी वेट कम करने से 1 mmHg का रिडक्शन होता है ब्लड प्रेशर में। तो यदि 5 किलो वजन कम किया तो कम से कम 5 mmHg का उनका हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप में कमी आ जाएगी। तो वेट रिडक्शन सबसे महत्वपूर्ण है जी। स्ट्रेस का आपने बोला, अच्छा मैं आपसे ये पहले जान लूँ कि लक्षण क्या होते हैं, कोई व्यक्ति कैसे पहचान सकेगा? क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं अरे इसका बीपी का प्रॉब्लम है, लो हो रहा है या हाई हो रहा है, कॉफ़ी दे दो, नमक शक्कर का घोल दे दो या शक्कर दे दो, टॉफ़ी रखनी चाहिए। ये किन लोगों के लिए कुछ घरेलू उपचार, तो मैं आज आपसे हमारे दर्शकों के लिए इस भ्रांति को या इस उसको दूर करना चाहती हूँ कि क्या कम होने पर भी और ज़्यादा होने पर दोनों ही परिस्थितियों में ये चीज़ें कारगर हैं, ये ज़रूर आप बताइएगा। और फिर बताइएगा कि लक्षण कैसे समझें कि लो है या हाई है। जी, यदि ब्लड प्रेशर हाई है तो कई बार उसके लक्षण कुछ भी नहीं आते, बिल्कुल भी कोई लक्षण नहीं आते। लो होने पे लक्षण आना है, चक्कर आना है, या फिर हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिजीनेस जैसे वही चक्कर आना हो गया, सर घूमना हो गया, ऐसा सिम्टम आता है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप है उसमें बहुत सारे मरीजों को किसी प्रकार का सिम्टम नहीं है। यदि उनका 160, 80 या 100 के ऊपर डायस्टोलिक चला गया और वो रेगुलरली उसी पे बना हुआ है, उतना उनका 1 वीक से उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, ब्लड टेस्ट मतलब ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराया, इतना बना हुआ है, तो उनको हो सकता है आंखों के सामने धुंधलापन या आंखों की रोशनी भी चली जा सकती है, तो उसकी मॉनिटरिंग करनी, रेटिना में कोई इफेक्ट आ सकता है, उनको ब्रेन में आ सकता है, किडनी, मतलब सभी जितने भी शरीर के ऑर्गन्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर से सभी ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं जी। तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जी। और लो ब्लड प्रेशर में आपने बताया, लो ब्लड प्रेशर के लिए जो आप बताए कि चीनी, नमक, पानी का घोल हो गया या चाय, कॉफ़ी हो गया, ये सभी कारगर हैं लो ब्लड प्रेशर के लिए। अच्छा। हाई ब्लड प्रेशर में तो फिर सीधे आपको चिकित्सक की सलाह ही लेनी पड़ेगी। जी। तो कारण क्या होते हैं? दोनों के अलग अलग कारण होंगे। हाई ब्लड प्रेशर का कारण हो सकता है कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस हो, या अभी मैंने बताया था कि वेट ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, या फिर कोई किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, किसी प्रकार का थायराइड है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो एक रीज़न हो गया। और लो ब्लड प्रेशर में यदि ब्लड का मतलब फ्लूइड लॉस है, जैसे किसी को डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, तो हमारे शरीर के जो फ्लूइड्स हैं वो चले जाते हैं, मतलब निकल गए, शरीर में कमी आ गई वो फ्लूइड्स की, तो जो ब्लड होता है उनका प्रेशर, जो आर्टरीज पे, धमनियों पे जो प्रेशर पड़ना चाहिए वो रिड्यूस हो जाता है, तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो जनरली वो डायरिया के पेशेंट्स में हो गया। तो पेशेंट आपके पास आते हैं तो फिर उपचार की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले तो सभी को अपने ब्लड प्रेशर, जितने भी एज हैं 10 साल से लेके बच्चों तक की एज का, सभी का एक बार ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। और उनका यदि ब्लड प्रेशर हाई आता है तो उनको चिकित्सक की सलाह से सभी दवाइयाँ लेना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए। किसी का ब्लड प्रेशर, यदि हमारे पास कोई पेशेंट आता है उसका 140 और 90 की रेंज में, जैसा मैंने बताया कि 120 और 80 से नीचे होना चाहिए। यदि वो पेशेंट 140 और 90 के साथ ब्लड प्रेशर के साथ आते हैं तो हमारे आयुर्वेद में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, अश्वगंधा है, मुक्ता शुक्ति भस्म है, इस तरह की औषधियों के द्वारा। और दूसरा हम उनको डाइट प्लान बताते हैं। डाइट प्लान में उनका किस तरह के फल, आहार विहार किस तरह का है, तो आहार में नमक का कम तो सेवन करना ही करना है, सभी प्रकार के ग्रेन्स का सेवन करना है, जो ग्रेन्स होती हैं और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। फलों में हो गया बीट रूट, बहुत अच्छा, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो कि डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को कम करता है, तो बीट रूट है, अनार का जूस है, बीट रूट का सेवन करना है। और बाकी नारियल पानी बहुत अच्छा है। पोटेशियम जिन जिन फलों में ज़्यादा होता है या जिन सब्जियों में ज़्यादा है, पालक हो गया, केला हो गया, पोटेशियम हमारे शरीर में जो सोडियम है उसको कम करता है, सोडियम को बाहर निकाल के पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। जब सोडियम हमारे ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसीलिए हमें नमक कम लेने का सलाह दिया जाता है। और जिनका लो ब्लड प्रेशर है उन्हें कहा जाता है कि नमक चीनी का पानी दिया जाए। और होता इसका उल्टा है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है वो अक्सर चाट पकौड़ी और नमकीन चीज़ें खाना पसंद करते हैं और जिनका कम होता है उन्हें ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, उन्हें नमक पसंद नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? वैसा बॉडी का डिमांड होता है, ऐसा उनको महसूस होता है इस तरह का कि ऐसा खाना चाहिए, जबकि ये लक्षण अलग ही होते हैं और उनके पेशेंट्स की खाने की इच्छाएं अलग हो जाती हैं। और नमक के बारे में आपसे फिर से जानना चाहेंगे, नमक कौन सा अच्छा होता है? नमक तो वैसे सैंधव नमक आयुर्वेद के हिसाब से
सबसे अच्छा होता है, लेकिन वो हमारे आयोडीन की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो इसलिए हमें अल्टरनेट खान के मैनेज करना चाहिए। तो कभी 1 महीने सेंधव नमक खा लिया, कभी 1 महीने नॉर्मल सॉल्ट खा लिया। नॉर्मल सॉल्ट बीपी वाले पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें सोडियम ज़्यादा होता है, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। आपने फलों की बात की, फलों और सब्जियों की, पर कोई मरीज ऐसे होंगे जिन्हें शुगर की भी समस्या होगी। कुछ फल डायबिटिक लोगों के लिए मना होते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? डायबिटिक लोगों के लिए जैसे कि जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो फल ले सकते हैं। अमरूद हो गया, उसका सबसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो लिया जा सकता है। ड्राई फ्रूट्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं के बराबर रहता है। बादाम है, अखरोट है, ये भी ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। जैसे अलसी के बीज हैं, और ये सारी चीज़ें सेवन कर सकते हैं। और अनार में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है, वो ले सकते हैं। प्लस वो अनाज, दालें हो गई, सारे मोटे अनाज हो गए, उसका सेवन करके ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। बॉडी वेट को कम करके, एक्सरसाइज करके, प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, इस प्रकार से करके स्ट्रेस को कम करके। जी मैम, बहुत जानकारी आप अच्छी हमें दे रही हैं। बस थोड़ी देर के लिए रोकना चाह रही हूँ, एक छोटे से विराम के लिए। तो हमारी और आपकी बातचीत डॉक्टर पुष्पा राय से जारी रहेगी इस छोटे से विराम के बाद। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर पुष्पा राय से हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से रक्तचाप, लक्षण, कारण और उपचार, इस विषय पर बातचीत करते हैं। मैम पुष्पा मैम, हमें बताइएगा कि किस तरह मोटापे को लेकर हमने आपसे बात की और खाने को लेकर हमने बात की। हम बात कर रहे थे शुगर पेशेंट को, डायबिटिक लोगों को कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए, आप ब्रेक के पहले बता रही थी। अब आप बताइएगा कि आयुर्वेद किस तरह काम करता है बीमारी पे, और ख़ास तौर से रक्तचाप की समस्या से। जी, जैसा कि मैंने बताया कि जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जिनको बहुत स्ट्रेस रहता है, जैसे कि अनिद्रा की प्रॉब्लम है, नींद ही नहीं आती, तो नींद नहीं आने से हमारी बॉडी रिजुनोवेट नहीं हो पाती है और बॉडी की सेल्स रिजुनोवेट नहीं हो पाती हैं, उसमें भी स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आयुर्वेद में हम ऐसी निद्राजनक दवाइयाँ जो हैं, जो कि माइंड को कूल करती हैं और एंजाइटी को, स्ट्रेस को कम करके वो फिर ब्लड प्रेशर को मैनेज करती हैं, तो उस तरह की दवाइयाँ देते हैं। प्लस जो प्राणायाम है और जितने भी योगासन है, वो सब ही बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो जब हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है तो हमारी जो धमनियाँ होती हैं उनकी भी इलास्टिसिटी बढ़ती है। तो जब उनकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, वो रिजिड नहीं होती है, तो उनका प्रेशर ऑलरेडी कम होता है। एक प्रकार से जब ओल्ड एज हो जाती है तो हमारी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहती है, तो एक एज के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करते, एज के साथ अपने आप को रेगुलराइज करके, एक्सरसाइज करके फ्लेक्सिबल नहीं रखते बॉडी को, उनको भी बीपी की समस्या हो सकती है। इसीलिए सभी को एक दिन में कम से कम आधा घंटा समय जरूर देना चाहिए योग प्राणायाम। सुबह अगर नहीं कर पाए तो शाम में किया जा सकता है। शाम में भी बिल्कुल किया जा सकता है। तो क्या वो खाली पेट होना चाहिए भोजन की अवस्था, मतलब हाँ, 1 घंटे का गैप होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना जो भी योगासन कर रहे हैं खाली पेट नहीं करेंगे तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाएंगे, पेट की कुछ समस्याएं हो जाएंगी, हृदय में भी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए उसको खाली पेट ही करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी अक्सर उच्च रक्तचाप की शिकायत होती है, उसे किस तरह ट्रीट करते हैं? जो गर्भवती महिलाएं हों उनमें जो रक्तचाप होता है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होता है, तो यदि बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जैसे ही उनकी डिलीवरी हो जाती है तो उनका ब्लड का जो फ्लूइड है, फ्लूइड कम हो जाता है बॉडी से ऑलरेडी। जो जब
मदर प्रेग्नेंट होती है, मतलब जो लेडी, उसका फ्लूइड रिटेंशन उसके शरीर में होता जाता है। 5 किलो के लगभग कम से कम फ्लूइड पूरा इकट्ठा रहता है, तो इसके कारण उसका बीपी, पर सभी में नहीं बढ़ता, कुछ महिलाओं में ही बढ़ता है। तो उनको, और नई माँ बन रही है, इसका उनको स्ट्रेस भी रहता है। तो कुछ इस तरह की दवाइयाँ, अश्वगंधा और जो मैंने बताया आपको जटामांसी हो गया, ब्राह्मी हो गया, इस तरह की औषधियों से उनको स्ट्रेस को कम किया जाता है। उनकी काउंसलिंग करके उनके स्ट्रेस को कम किया जाता है कि माँ बनना सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, ऐसा करके स्ट्रेस को मैनेज करके। और वजन अपने आप कम हो जाता है, फिर जब डिलीवरी होती है तो वो फ्लूइड रिटेंशन कम हो जाता है, तो प्रेशर यहाँ मैं उन्हीं गर्भवती महिलाओं के हित में एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी, वो ये है कि वो तो ऑलरेडी किसी ना किसी संस्थागत प्रसव के लिए रजिस्टर्ड होती हैं, तो उन्हें ये भी भय सताता है कि हम एक ही तरह की दवाई लें, तो क्या जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, उसके साथ साथ आयुर्वेद की भी दवाइयाँ चलती हैं? हाँ, जनरली गायनिकोलॉजिस्ट की ज़्यादा इसमें मेडिकेशंस रहती नहीं है, आयरन और कैल्शियम रहता है, और साथ में अश्वगंधा। जैसे आयुर्वेद में गर्भिणी परिचर्या का पूरा वर्णन है, तो ये जो लास्ट के 7th 8th मंथ्स होते हैं ना, उसमें जो ऋषि चरक और सुश्रुत जी ने बताया, उसमें इन्हीं औषधियों का वर्णन किया है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती है। गोक्षुर हो गया, अश्वगंधा हो गया, कृष्णपर्णी हो गया, शालपर्णी हो गया, वो ऐसी औषधियों का इतने सालों पहले वर्णन है कि इतने मंथ्स होने के बाद जो लेडी है उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, तो उस समय ही वो सारी डायूरेटिक औषधियों का उपयोग करने का वर्णन है। जी, यही चीज़ मैं दूसरी गंभीर बीमारियों के बारे में भी मैं इसी सवाल को आपसे पुनः दोहराना चाहूँगी। कैंसर के कुछ पेशेंट हों जिनका लास्ट स्टेज चल रहा है, या किडनी के, या हार्ट के, या HIV पॉजिटिव लोग हों, उन्हें किस तरह से आप ट्रीट करेंगे? उन्हें भी अगर दवाइयों की ज़रूरत हो, रक्तचाप से जुड़ा वो लेना चाह रहे हैं, तो किस तरह से उस कोर्स को उसको आप चलाते हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं? हमें उन्हें देखना पड़ेगा उनका रक्तचाप जो है वो किस वजह से है, क्या उनको स्ट्रेस वगैरह की वजह से है, या फिर कोई किडनी डिसऑर्डर है, तो उसी प्रकार से औषधियों का हमें निर्माण करवाना पड़ता है कि डायूरेटिक देनी है औषधियाँ, कि निद्राजनक देनी है, या फिर वेट रिडक्शन करना है, और यदि उनको क्या, उसके अलावा उनको कंप्लेन क्या है, उस व्याधि, जो भी व्याधि है उसकी कंप्लेन क्या है, तो कंप्लेन के हिसाब से उनकी चिकित्सा करनी पड़ती है। कुछ खास आयु वर्ग के लोग होते हैं, छोटे बच्चे और बुजुर्गों को तो अक्सर कुछ न कुछ समस्या होती है, क्या छोटे बच्चों को भी इसकी शिकायत हो सकती है? हाँ, अभी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग स्ट्रेस में रहते हैं, हर एक आपाधापी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे मरीज जो छोटी छोटी बात को लेके बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत इरिटेटिव रहते हैं, उनको ये ब्लड प्रेशर की समस्या देखी गई है, तो उन्हें हम काउंसलिंग के द्वारा उनकी जो है वही मतलब स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं, और कुछ जो औषधियाँ हैं वो औषधियों को देते हैं जी। और आयुर्वेद में पंचकर्म में नस्य है और शिरोधारा है, ये भी ब्लड प्रेशर पंचकर्म को हम ठीक तरह से आपसे समझना चाहेंगे। हाँ, पंचकर्म में बेसिकली हम जो स्नेहन, स्वेदन और वमन, विरेचन और बस्ती की प्रक्रिया होती है, तो जो ये ब्लड प्रेशर है उसमें नस्य और शिरोधारा उपयोगी है, क्योंकि वो स्ट्रेस को कम करते हैं, तो उस प्रकार से वो बीपी को कम करते हैं जी। अगर कोई व्यक्ति अपने ब्लड प्रेशर को, बढ़ते हुए रक्तचाप को नज़रअंदाज करता रहे तो क्या होगा? यदि नज़रअंदाज करता है और उनका बीपी एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 160 से ऊपर हो गया उनका सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 100 से भी ज़्यादा है, तो कभी कभी हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं, ऐसी स्टेज आ सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, और रेटिना में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के कारण मतलब अंधापन भी आ सकता है। इसलिए अपने ब्लड प्रेशर को नज़रअंदाज नहीं करना है, उसकी सही चिकित्सा चिकित्सकीय सलाह से उसको मेडिकेशंस को लेते रहना है, बंद नहीं करना है दवाइयों को जी। और दिनचर्या की बात आप कर रही थी, एक नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, या कुछ छोटी मोटी बीमारियों से भी ग्रसित व्यक्ति, उसे अपनी दिनचर्या किस तरह रखनी चाहिए, कैसी चीज़ें खानी चाहिए? आप औषधियों की बात कर रही थी, जड़ी बूटियों की बात कर रही थी, तो तरह तरह की जड़ी बूटियाँ जो हमारे घरों में भी अवेलेबल हो सकती हैं, उनको यूज़ करते हुए आपसे उनके बारे में सुनते हुए हम दिनचर्या के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, दिनचर्या में वैसे जनरली हम लोग जो भी अपन सुबह उठते हैं,
और उसके बाद खान पान में बेसिकली लघु आहार का सेवन करने को आयुर्वेद में बताया गया। जिनको हाइपरटेंशन है उनको वेट रिडक्शन बहुत ज़रूरी है, तो लघु आहार में मूंग सबसे लघु है और जौ का सेवन बताया गया, और मूंग की दाल का सेवन सबसे लघु आहार है। उससे वेट रिडक्शन में हेल्प होती है, प्लस वो पचने में भी बहुत हल्का रहता है। इस तरह का खान पान है और अपने दिनचर्या में योग और प्राणायाम को सम्मिलित करना जरूरी है। नस्य का भी सेवन, जो चिकित्सकीय सलाह से नस्य लेने में सक्षम नहीं है, वो अपनी नाक में देशी घी भी 1-1, 2-2 बूंद डालते हैं, तो वो भी नस्य का कार्य करता है, वो स्ट्रेस को भी कम अंदर करता लेना है। फिर घी की बात आपने कही, 1-1, 2-2 बूंद घी डालना है नाक में, तो क्या उसे अंदर लेना है श्वास के थ्रू? हाँ, श्वास के थ्रू। जैसे कि कहीं बेड पे बैठ गए या लेट गए हैं, फिर 2 बूंद नाक में डाला और वो पूरा गले तक आ जाता है वो नाक में जाने के बाद, और उस थोड़ी देर लेटे ही रहना है। तो वो भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो घर में भी की जा सकती है। नस्य की प्रक्रिया वो स्ट्रेस को भी कम करता है, और जिनको निद्रा की समस्या है, अच्छी नींद नहीं आती, उन लोगों के लिए भी ये बहुत कारगर है। नींद के लिए और क्या किया जाए, क्योंकि नींद की समस्या तो सामान्य लोगों को भी, हर एक व्यक्ति को, मुझे लगता है 10 में से 6 लोगों को तो नींद की समस्या होगी। हाँ, नींद के लिए हमें ये भी देखना होता है कि क्या पेशेंट सही समय पे सो रहा है। कई बार पेशेंट 11-12 बजे तक टीवी मोबाइल इसके चक्कर में रहते, तो हम जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि सही समय निश्चित करिए कि 10 बजे सोना है, 9 बजे सोना है, 9:30, और भोजन को आपको फिर 7 बजे तक कर लेना है। सोने के 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले यदि आप भोजन कर लेते हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी। यदि आप 10-11 बजे भोजन ही करते हैं तो आपको रात को अच्छी नींद नहीं आएगी। तो दवा देने से पहले सबसे पहले हम उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं कि आपको यदि सोना है तो उसकी प्लानिंग पहले से ही करिए कि आपको जल्दी उठना है तो फिर जल्दी सोना पड़ेगा, और जल्दी सोने के लिए खाना जल्दी खाना है, और 7 बजे 7:30 बजे के पहले भोजन ले लीजिए। फिर वॉक भी करना है, और सोने से पहले कुछ प्राणायाम है, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, श्वास की प्रक्रिया, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, वो जारी रखना है। और बहुत लोगों को छोटी छोटी चीज़ों को लेके स्ट्रेस होता है, तो उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि उन्हें अपनी बातों को, या जो भी बातें, उसे लिखना चाहिए, जर्नलिंग करना चाहिए, डायरी राइटिंग करना चाहिए। उससे भी स्ट्रेस कम होता है और बीपी कम होता है, और निद्रा भी बहुत अच्छी आती है। तो सोने से पहले पुस्तकें पढ़ना, टीवी और मोबाइल को छोड़ के पुस्तकें पढ़ना और कुछ लिखना, वो उनके लिए अच्छा रहेगा। जी, तो अगर किसी व्यक्ति ने बहुत नज़रअंदाज किया, वो हार्ट की परेशानियों से जुड़ गया, तो आगे चल के क्या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी आयुर्वेद हेल्प करता है? हाँ, हार्ट से रिलेटेड यदि प्रॉब्लम्स हैं तो कुछ औषधियाँ हैं, जैसे अर्जुन की छाल है, अर्जुनारिस्ट है, और बाकी हार्ट की जो हृदय रोग हैं उसके बहुत सारे प्रकार हैं आयुर्वेद के हिसाब से कि किस प्रकार का है, और लक्षणों को देख के, वातज हृदय रोग है तो उसकी अलग चिकित्सा है, वो पेशेंट्स को देख के फिर पता चलता है, पित्तज है, कफज है, किस प्रकार का हृदय रोग है। और हृदय रोग में भी बेसिकली एक्सरसाइज, खान पान, इसी का रोल है बहुत ज़्यादा। जो औषधियाँ हैं वो उनका सेवन के साथ साथ उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है हृदय रोग के लिए भी। जी, हृदय रोग के लिए भी आपने बताया। हम बुजुर्गों के बारे में मैं आपसे ख़ास तौर से जानना चाह रही थी, क्योंकि बीपी का वो तो एक 60 के बाद, मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। बुजुर्गों की देखभाल किस तरह से की जानी चाहिए? बुजुर्गों के लिए तो यदि उनका 140 और 90 के ऊपर है तो उनको औषधि लेनी चाहिए। औषधियों से, यदि आयुर्वेदिक औषधियों से नहीं कंट्रोल होता है तो उन्हें एलोपैथिक औषधियों के द्वारा ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। आप औषधि से करते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से करते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों से करते हैं, जिस भी प्रकार की औषधियाँ लीजिए, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए। ये आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी है, वरना धीरे धीरे आपकी किडनी पे प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट पे प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेन की नसों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्रकार की औषधि से रख सकते हैं या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रख सकते हैं। और हमारा रक्त शुद्ध हो, रक्त की कमी ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रक्त की कमी में हीमोग्लोबिन की कमी देखी जाती है ज़्यादातर महिलाओं में, तो उनको खान पान से हम ठीक करते हैं। और अपने पास लोहासो है और दूसरी औषधियाँ भी हैं जिसमें आयरन होता है। खान पान में बीट रूट, जैसा मैंने बताया, अनार हो गया, किशमिश हो गया, चना हो गया, इन सब का सेवन हो गया। और बहुत सारे लौह आते हैं आयुर्वेद में, विडंगादि लौह है, चंदनादि लौह है, इन सब का हम औषधियाँ देते हैं मरीजों को। जी, B12 भी एक समस्या बना हुआ है। आपने खास तौर पे महिलाओं की बात की, रक्त की बात की, तो मुझे लग रहा है B12 के लिए भी मैं
आपसे जान लूं कि जी। क्यों मतलब कम हो जाता है और कैसे उसमें कर सकते हैं, एक सामान्य सी जानकारी। जी, B12 जनरली जो पेशेंट्स जो वेजिटेरियन पेशेंट्स जी, हैं उनमें ही ये कमी आती है, क्योंकि जो वेजिटेरियन फूड है उसमें इतना ज़्यादा B12 के कंटेंट नहीं रहते जी। हैं, या फिर आजकल पॉलिश्ड बहुत सारे दालें हैं, ये सब जी। पॉलिश्ड भोजन आते हैं, तो जी। इसलिए हमें अंकुरित अनाज और जो फल हैं इसकी हो उससे जानी B12 हमें जी। अच्छी प्रचुर मात्रा में जी। मिल जाती है। मैम आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हमें, हम इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर ऐसे ही आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, तब तक के लिए नमस्कार। तो आज की हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा राय ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी कि हमें अपनी प्राचीन संस्कृति की ओर ही लौटना चाहिए, क्योंकि हमें बताया गया है कि हम अपनी दिनचर्या को नियमित रखें, खान पान को संयमित रखें और ऐसा करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकें। ऐसी ही जानकारियाँ लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।